नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीखो और सिखाओ के मोटो से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे कुछ कोर्सेज चल रही है, जैसे इंडियन इकोनॉमी के बेसिस का कोर्सेज चल रहा है, इंडियन पॉलिटी का हिस्ट्री रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है, करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है, हिस्ट्री ऑप्शनल का प्रोग्राम चल रहा है और जैसे कि एमसीक्यू चल रहा है, तो इत्यादि को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो हम जो पिछला प्रैक्टिस सेट लाए थे स्टैटिक एमसीक्यू का, जो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनडीए, सीडीएस और जो अन्य जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए फायदेमंद होगा। तो देखते हैं दूसरा सेट का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यह है कि माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन है? भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन, आर्यभट्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नागार्जुन। नागार्जुन, जिन्हें कि भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, उन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की, जिसमें उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बतलाया। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, नागार्जुन के बारे में लिखा हुआ माध्यमिक सूत्र और सापेक्षता के सिद्धांत। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियन नामक पुस्तक को लिखा, जिसमें सूर्य केंद्रीय मतलब हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, उसको प्रतिपादित किया था। ब्रह्मगुप्त, जो कि उज्जैन में अवस्थित खगोलीय वेधशाला था, उसके प्रमुख थे। उन्होंने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत की नामक पुस्तक की रचना की। भास्कराचार्य, वो भी उज्जैन में अवस्थित खगोलीय वेधशाला के प्रमुख थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक को लिखा, जिसके दो भाग हैं, गोलाध्याय और ग्रह गणित। ग्रह गणित में ग्रहों से संबंधित चीजों को वर्णन किया गया। ठीक है दोस्तों, और ये देख लीजिए इसके साथ कि नागार्जुन 150 से 250 ईस्वी के बीच में रहे, आर्यभट्ट 476 से 550 ईस्वी के बीच में, ब्रह्मगुप्त 598 से 668 ईस्वी और भास्कराचार्य 1114 से लेकर 1185। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन कंटेम्पररी मतलब कौन समकालीन है, किस काल का था, तो इसके काल को याद रख करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है कि प्राचीन काल में बलि क्या था? एक प्रकार की जीव हत्या, युद्ध कर, एक प्रतापी राजा थे, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा जो ये कर, बलि एक प्रकार का कर था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किन शासकों ने जारी किया था? इंडो यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा इंडो यूनानी। इंडो यूनानी ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था। चौथा प्रश्न, सातवाहन वंश का शासक कौन था? दंतीदुर्ग, सिमुक, वासुदेव, पुलवामी चतुर्थ या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा बी, सिमुक थे। दंतीदुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के थे, संस्थापक राष्ट्रकूट वंश के। ठीक है, वसुदेव कन्न वंश के संस्थापक थे और पुलवामी चतुर्थ सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अंतिम शासक, ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्न यात्रियों में से भारत सबसे पहले कौन आया? मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से भारत सबसे पहले कौन आया? इति सिंह, वेनसांग, फाहियान या मेगास्थनीज। तो इसका आंसर होगा डी, मेगास्थनीज। यह मौर्य काल में आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। ठीक है, उनके जो कि गुप्त वंश का था, शासक था, उसके शासनकाल में आया था। वैनसांग और इति सिंह दोनों हर्षवर्धन के काल में आए थे। मतलब कि सबसे पहले डी आए, मतलब मेगास्थनी, फिर फाहियान, फिर वैनसांग और फिर इति सिंह। ठीक है दोस्तों, छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। देखिए, जो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे 8 ग्रहों में से शुरुआती जो 4 ग्रह हैं, मंगल, बुध, पृथ्वी
और शुक्र, ये चारों को पार्थिव ग्रह बोला जाता है। और इनका जो सरफेस है, सतह, वो चट्टानी रूप में है, ठीक है। और जो लास्ट के 4 ग्रह हैं, जिसमें से बृहस्पति आ जाते हैं, ठीक है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जिसे अरुण और वरुण भी कहते हैं, इन चारों को जोवियन प्लेनेट बोला जाता है, जोवियन, ठीक है। यह टेरेस्ट बाह्य ग्रह, आउटर प्लेनेट बोला जाता है। इनका जो सतह है वह गैसीय फॉर्म में है। 7वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? हम्बोल्ट जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, ब्राजील जलधारा, अगुलास जलधारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हम्बोल्ट, जिसे पेरू जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। वो एक ठंडी जलधारा। देख लेते हैं हम जलधारा के बारे में। तो देखिए, ये विश्व के कुछ मेजर जलधाराएं हैं, ठीक है। ये देखिए, जो ब्लू में दिखा रहा है इस तरह का, ठीक है, ये ठंडी जलधारा। जो रेड में है वो गर्म जलधारा है, ठीक है। गर्म जलधारा का जो पाथ है वो विषुवतीय रेखा से नीचे की ओर आता है, मतलब ध्रुव की ओर, और ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर ठंडी जलधारा जाती है। क्यों? क्योंकि ठंडे प्रदेश होते हैं यहाँ पे पोल, और गर्म प्रदेश होते हैं इक्वेटर, मतलब विषुवत रेखा। इसलिए इधर से पोल से विषुवत रेखा की ओर ठंडी, और विषुवत रेखा से पोल की ओर गर्म जलधारा आती है, ठीक है। और इसमें देखिए, जो ऑप्शन में था कुछ और जलधाराएं, देखिए जैसे कि फ्लोरिडा, ब्राजील। यहाँ पे जो है अमेरिका के फ्लोरिडा तट पे फ्लोरिडा जलधारा उधर जाती है ऊपर की ओर, मतलब कि पोल की ओर, और ये जाकर के गल्फ स्ट्रीम बन जाती है, ठीक है। ये दोनों जलधारा है। ब्राजील जो है वो भी गर्म जलधारा है। अगुलास, अगुलास ये देखिए अफ्रीका के पूर्वी तट में होता है, ये भी गर्म जलधारा है। पेरू, ये देखिए पेरू या हम्बोल्ट, ये ठंडी जलधारा है। बेंगुला जो है वो ठंडी जलधारा है, ठीक है। कैनेरी जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, वह भी ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। अलास्का गर्म जलधारा है। और हिंद महासागर में ओयासिवो ठंडी जलधारा है, क्यूरोसिवो गर्म जलधारा है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। अटलांटिक में ग्रीनलैंड एक ठंडी जलधारा है। और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये एक गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर में, ठीक है दोस्तों। 8वां प्रश्न है, बावल मंडेव जल संधि किन दो जल राशियों को जोड़ती है? मतलब कि किन दो जल राशियों के बीच में बावल मंडेव जल संधि है? फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, या प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा बावल मंडेव जल संधि जो है वो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है, ठीक है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ होमरूज, सॉरी, ये देख लीजिए, मैप के माध्यम से समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अटलांटिक को, यहाँ देखिए, अटलांटिक को इससे प्रशांत से जोड़ती है कौन? पनामा कैनाल, ठीक है। बावल मंडेव अरब सागर को लाल सागर से, स्वेज कैनाल अरब सागर, सॉरी, लाल सागर को भूमध्य सागर से, जिब्राल्टर भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, स्टेट ऑफ होमरूज, होमरूज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी को अरब सागर से, मलक्का स्टेट जो है वो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर के पार्ट से, ऐसे, हालांकि इसमें अंदर आता है तो सागरों का डिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, कैप ऑफ गुड होप है, यहाँ पे भी एक जलधारा है, उस जलधारा का नाम बाद में बता देंगे, ठीक है दोस्त। ये रहा, ये 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश में से विषुवतीय रेखा पास नहीं होती है? इंडोनेशिया, ब्राजील, केनिया, पेरू, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा डी, पेरू से विषुवतीय रेखा पास नहीं होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं किस किस से विषुवतीय रेखा पास होती है। तो ये देखिए, कुल मिलाकर के इतने देश हैं। एक इक्वाडोर, ठीक है, यहाँ पे इक्वाडोर है ये, ठीक है, 1 नंबर में देखिए। दूसरा कोलंबिया है, तीसरा ब्राजील है,
चौथा गेबोन है, ठीक है, पांचवा कांगो है, छठा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, सातवां युगांडा है, आठवां कीनिया है, नौवां सोमालिया है, 10वां इधर देख लीजिए मालदीव है, 11वां इंडोनेशिया और 12वां एक छोटा सा द्वीप है वो है क्रिवेती। इन 12 देशों से विषुवतीय रेखा पास होती है, ठीक है। ये रहा 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ठंडा मरुस्थल है? मोजावे, पेटागोनिया, विक्टोरिया, अटाकामा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा डेजर्ट है, सॉरी ये तो गर्म है। दक्षिण अमेरिका में पेटागोनिया जो मरुस्थल है अर्जेंटीना के क्षेत्र में, वो एक ठंडा मरुस्थल है। देख लेते हैं और कुछ मरुस्थल के बारे में। ये देखिए ये रहा पेटागोनिया अर्जेंटीना में, ठीक है, ठंडा मरुस्थल। अटाकामा भी है, वो गर्म मरुस्थल है, ठीक है। नाम्बी कालाहारी गर्म मरुस्थल है। यहाँ पे मोजाबे गर्म मरुस्थल है, ठीक है। ये विक्टोरिया गर्म मरुस्थल है। यहाँ पे है रुबल खाली, दस्ते कबीर इत्यादि है, वो सब गर्म मरुस्थल है। थार गर्म मरुस्थल है। गोभी ठंडा मरुस्थल है। यहीं पे टकला मकान है, वो भी ठंडा मरुस्थल है, ठीक है दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? फ्रांस, दक्षिण अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड से हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रेरित है, ठीक है दोस्तों। और देख लेते हैं किन किन देशों से क्या है। ये देखिए ब्रिटिश से तो हमारा मेजरली है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम, प्रोग्रेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बाइकैमरलिज्म, ठीक है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of president, removal of supreme court and high court judge and post of vice president। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, इससे डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कैनेडियन से है कि हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है रेसिड्यूरी पावर सेंटर में अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंटर और एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ट्रेड इत्यादि जो है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी उससे ऑस्ट्रेलियन से। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से है कि जो आपातकाल लगता उस दौरान फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन कैसा होगा, ठीक है, वो है। यूएसएसआर या सोवियत संघ या फिर वर्तमान रशिया, उसके संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रियम्बल में जो वो प्रेरित है। फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये प्रेरित है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से कि जो हमारा अमेंडमेंट होगा और इलेक्शन होगा राज्यसभा का, ये प्रेरित है। और जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कुछ भी चीजों को फॉलो करने के लिए जो प्रोसीजर लॉ में है उसके अनुसार कुछ भी चीज गवर्न होगा, कोई भी कानून, ठीक है। 12वां संसद के दोनों सदनों के पास हो जाने के पश्चात धन विधेयक को राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, रोक सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद के कोई किसी भी सदन में पेश किया जाता है। ऐसे कि हालांकि धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, उसके लिए वो या तो स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, या तो रोक के रख सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास ये पावर है। 13वां प्रश्न, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ठीक है, अनुच्छेद 123, 213, 105, 194, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर होगा अनुच्छेद 123, ठीक है। इसके तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश है। 213 के अंतर्गत राज्यपाल को है, ठीक है, राज्यपाल को अध्यादेश किया। 105 जो है संसद के सदस्यों को प्रिविलेज, विशेषाधिकार, ठीक है। और ये 194 के तहत राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को
विशेषाधिकार। ठीक है। 14वां 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया? सरकारी समितियों को प्रोत्साहन, समान न्याय एवं निःशुल्क न्यायिक सहायता, आय अवसर इत्यादि में असमानता को कम करने के लिए प्रयास करना, या डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है। समान न्याय एवं न्यायिक निःशुल्क न्यायिक सहायता, सहकारी समितियां जो है ये 2011 में जोड़ा गया है। ठीक है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। डी वाला जो है वो ऑलरेडी पहले से संविधान के इन्फोर्समेंट से लागू होने से ही। जो ऑप्शन सी है ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। ये देख लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन के तहत और क्या क्या जोड़ा गया। ये देखिए कि बच्चों को बेहतर विकास सुनिश्चित करने हेतु अवसर प्रदान करना, समान न्याय एवं निःशुल्क न्यायिक सहायता, कामगारों का उद्योग के प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु, ये हेतु होना चाहिए, कदम उठाना। और चौथा पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा। इतने ही कुल मिलाकर के 3 अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है। 97, 44, 42। ठीक है। और 86वां एक संशोधन के तहत उसका लैंग्वेज चेंज हुआ था कि बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के लिए गार्जियन और स्टेट दोनों की जिम्मेदारी के बारे में। ठीक है। ये रहा 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न ये है कि निम्न में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, एलन सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए जो ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, सी एलन सिंघवी और अशोक मेहता, इन तीनों का संबंध पंचायती राज से है। और दिनेश गोस्वामी समिति ये इलेक्शन रिफॉर्म, निर्वाचन आयोग के सुधार से संबंधित है। ये देख लीजिए। ठीक है। ये कब कब बने थे ये भी लिखा हुआ है। बलवंत राव मेहता समिति ये 1957 में, सिंघवी समिति 86 में, मेहता अशोक मेहता 97 में और 1990 में निर्वाचन सुधार हेतु दिनेश गोस्वामी बना था। ठीक है। 16वां प्रश्न जीडीपी में क्या शामिल होता है? ठीक है। भारतीयों द्वारा विदेश में किया गया उत्पादन, विदेशियों द्वारा भारत में किया गया उत्पादन, भारत में भारतीयों द्वारा किया गया उत्पादन, भारत के बाहर अवस्थित भारतीय दूतावास में किया गया उत्पादन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए दोस्तों जीडीपी का अर्थ होता है, मान लीजिए ये इंडिया हो गया। ठीक है। तो इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है, इसके अंदर दो होंगे। ठीक है। एक होगा इंडियन, ठीक है, और दूसरा होगा फॉरेनर। ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र के अंदर उत्पादित सभी गुड्स और सर्विसेज के उत्पादन के जोड़ को ही जीडीपी कहते हैं। सर्विसेज मतलब क्या, जो सर्विस सेक्टर हो गया, सेकेंडरी में हो गया सेकेंडरी सेक्टर, इन दोनों मतलब जितना भी होता है फर्स्ट सेकेंडरी टर्शियरी या फर्स्ट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, इन तीनों के उत्पादन को जीडीपी में शामिल करते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला भारतीय द्वारा विदेश में किया गया उत्पादन। अब देखिए चूंकि विदेश में मतलब इस टेरिटरी के बाहर हो गया। ठीक है। तो ये नहीं होगा। दूसरा विदेशियों द्वारा भारत में किया गया उत्पादन, मतलब इस टेरिटरी के अंदर ये हो जाएगा। भारत में भारतीयों द्वारा किया गया उत्पादन टेरिटरी के अंदर ये भी हो जाए। भारत के बाहर अवस्थित भारतीय दूतावास में किया गया उत्पादन, हालांकि भारत के बाहर के टेरिटरी में दूतावास अवस्थित है, लेकिन उस दूतावास के अंतर्गत जो उत्पादन होता है वो भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है, इसलिए ये भी जीडीपी में शामिल होगा। इस तरह इसका आंसर ऑप्शन ए होता है। ठीक है। 17वां प्रश्न, थोक मूल्य सूचकांक को प्रकाशित कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, लेबर ब्यूरो, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मतलब आर्थिक सलाहकार कार्यालय, व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय, इसको दूसरे शब्दों में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड, DIPTT अब चेंज किया गया, उस विभाग के अंतर्गत आता है, वो जारी करता है। ठीक है। और देख लेते हैं और 3 संगठनों द्वारा क्या रिपोर्ट जारी होता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये CSO, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा
खुदरा मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है, सीपीआई इंडेक्स, सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल और सीपीआई कंबाइन, तीनों, और तीनों का बेस ईयर 2011-12। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट साल में 2 बार, ठीक है, 2 बार जारी किया जाता है। लेबर ब्यूरो के द्वारा सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर 1986-87 जिसका बेस ईयर है वो जारी किया जाता है। ये बोला गया कि फरवरी 2021 से इसका बेस ईयर 19-20 किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला तो बता ही दिए हैं कि आर्थिक सलाहकार कार्यालय डब्ल्यूपीआई इंडेक्स जारी करता है, मतलब कि थोक मूल्य सूचकांक। 18वां, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय। न्यूयॉर्क में जो है कल बताए थे कि यूएनएस जनरल असेंबली और जो और कुछ काउंसिल है उसका है, यूनिसेफ का है, ठीक है। जेनेवा में डब्ल्यूटीओ है, पेरिस में यूनेस्को का है। 19वां प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूईएफ, डब्ल्यूटीओ, इनमें से कोई नहीं, मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक फोरम, विश्व व्यापार संगठन, ये इनमें से कोई नहीं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का प्रकाशन वर्ल्ड बैंक करता है। आईएमएफ जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आर्थिक फोरम, जैसे कि ये ट्रेड एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, और इसके लिए बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स हैं जो डब्ल्यूईएफ जारी करता है। और डब्ल्यूटीओ जो है वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक जारी करता है, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक, ठीक है। 20वां प्रश्न है, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और यहाँ एक बात गौर करने वाली बात है, 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन जो है वो मुख्य उद्देश्य बनाया गया इसका 5 ईयर के प्लान के अनुसार। इन दोनों का डिस्टिंग्विश देख लीजिएगा क्योंकि बहुत बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। 21वां, सबसे कमजोर फंडामेंटल फोर्स, मतलब कि जो पूरे ब्रह्मांड का जो 4 फोर्स है, ठीक है, बल, गुरुत्वीय बल, कमजोर बल, विद्युत चुंबकीय बल, मजबूत बल, ठीक है, इनमें से कौन सबसे कमजोर है जिससे सब चीजों का, हर एक चीज का निर्माण और जो संतुलन बना हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर फंडामेंटल फोर्स है। यहाँ देखिए कमजोर बल सबसे कमजोर नहीं है, ठीक है, ये देख लीजिए आगे कि ग्रेविटी जो है सबसे कमजोर है, उससे ज्यादा मजबूत वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसको 1 मिनट के लिए पॉज करके वीडियो को इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न 22, निम्न में से कौन मूल एसआई मात्रक नहीं है? देखिए मूल एसआई मात्रक कौन नहीं, जो 7 फंडामेंटल एसआई मात्रक है उसमें से कौन मूल नहीं? न्यूटन, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन मूल एसआई मात्रक नहीं है। देख लीजिए ये मूल एसआई मात्रक कौन कौन से हैं। मूल एसआई मात्रक में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ठीक है, बाकी ये सब डिराइव्ड है, ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए पॉज करके वीडियो। तो इसमें एक्सरे की खोज किसने की? न्यूटन, रॉन्टगेन, मार्कोनी, हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू के रॉन्टगेन, जिन्हें फिजिक्स का सबसे पहला नोबेल प्राइज भी दिया गया था, उन्होंने एक्सरे की खोज की थी, ठीक है। न्यूटन ने विकिरण, दृश्य विकिरण की खोज की, मार्कोनी ने दीर्घ रेडियो वेव की खोज की थी, और हर्ट्ज ने शॉर्ट रेडियो वेव, यहाँ देख लीजिए, खोज की थी। एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य तापमान क्या है? ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन, 273.15 केल्विन, या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए कि केल्विन और सेल्सियस में इस तरह का संबंध है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन,
ठीक है, मतलब K प्लस 273.15 इक्वल टू C केल्विन, ये संबंध है। ठीक है, इसके साथ देखा जाए तो ये और ये दोनों एक है, ठीक है, और ये दोनों एक है। यहाँ पे ये देखिएगा एक ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, इस ऑप्शन का सहारा लिया गया था। इसके साथ इसका आंसर ई आता है। ठीक है, देखिए परम शून्य तापमान उस तापमान को कहते हैं जिसके नीचे कोई भी तापमान नहीं जा सकता है, वो है 0 केल्विन। ठीक है, और इस तरह से इसका आंसर बी और डी दोनों होता है, तो इसलिए इसका आंसर अंतिम में ई माना जाएगा। बी प्लस डी इक्वल टू ई, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, 25वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, एंडरसन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की। ठीक है, ये देख लीजिए लिखा हो। 26वां प्रश्न, लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में डालने के बाद क्या उसका रंग क्या होता है? ठीक है, गुलाबी, नीला, बैंगनी, लाल, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल हो जाता है अम्लीय विलयन में डालने के बाद। देखिए बैगनी उदासीन विलयन में डालने के बाद होता है, ठीक है, और नीला क्षारीय विलयन में डालने के बाद होता है। ठीक है, लिटमस पत्र को, ये बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। 27वां प्रश्न, जल गैस का अनुसूत्र क्या है? ठीक है, CO2 प्लस H2, CO2 प्लस N2, CO प्लस N2, CO प्लस H2। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा CO प्लस H2, ये जल गैस का अनुसूत्र है, और CO प्लस N2 जो है ये CO प्लस N2, सॉरी ये तो कर गया, CO प्लस N2 ये है इसका भाप अंगार गैस का, भाप अंगार, सॉरी भाप अंगार, ये तो भाप अंगार गैस वो जल गैस हो गया। इस यह प्रोड्यूसर गैस का अनुसूत्र क्या? CO प्लस N2। ठीक है, 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? A, C, D, E, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब कि विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन सी। बी और सी जो है, बी और सी वो वाटर सोलेबल है, मतलब कि जल में घुलनशील है, जबकि ए, डी, ई के वो फैट सोलेबल, वसा सोलेबल है। ठीक है, 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? सार्स, मलेरिया, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, जो बहुत बार खांसी आता है, जिसको कि भारत सरकार ने बोला है कि हम 2024 तक एलिमिनेट करेंगे इंडिया से ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, वो जीवाणु जनित रोग है। सार्स और एड्स ये दोनों वायरस से, और प्रोटोजुआ से मलेरिया होता है। ठीक है, 30वां प्रश्न है, सॉरी, मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा, गर्म, दर्द इत्यादि को पहचानने का कार्य करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, सेरेब्रम, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, थैलेमस जो है ठंडा, गर्म, दर्द इत्यादि को पहचानने की कोशिश करता है, मतलब कि पहचानने का कार्य थैलेमस के द्वारा किया जाता है। यहाँ देख लीजिए, हाइपोथैलेमस जो है वो इमोशंस, भूख, प्यास इत्यादि को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम शरीर को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, और सेरिब्रम ये सबसे विकसित भाग माना जाता है, जिसमें बुद्धिमत्ता, स्मृति, चिंतन, इंटेलिजेंस इत्यादि का कार्य सेरिब्रम के पास होता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमारा 30 क्वेश्चन का यह सेट खत्म होता है। और अगर वीडियो सही लगे तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने स्कोर को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, काइंडली कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है दोस्तों।